हाय गाइस। हमारे पास बीते दिनों बहुत ढेर सारे मैसेजेस आए, व्हाट्सएप पे आए, यूट्यूब पे आए और पर्सनल बहुत सारे लोगों ने कॉल किया। जब से हमारा वो वीडियो आया है जिसमें हमने लेक्चरर एग्ज़ाम के प्री और मेंस वाली बात आप लोगों को बताई है, तब से थोड़ा ज़्यादा हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। व्हाट्सएप में तो रोज़ हमारे पास कम से कम 5 या 10 मैसेज, 5 से लेकर 10 मैसेज, कभी 12 मैसेज भी आते हैं। इस तरीके के आते हैं जो हमसे पूछ रहे हैं कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्यों हटाया गया, प्रीलिम्स होना चाहिए। मतलब वो बहुत इस बात पे डटे हुए हैं कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना चाहिए और वो ये चाहते हैं कि मैं इस बात की वकालत अपने वीडियोस से करूं ताकि लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ प्रीलियम्स का होना चाहिए। मैं नहीं करूँगा, मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ, तो मैं ये बातें नहीं कर पाऊँगा। ठीक, अपने कॉन्शियस के अगेंस्ट जाके मैं कोई बात नहीं करूँगा। मुझे जो पसंद है मैं अपने यूट्यूब चैनल पे सिर्फ वही बात करूँगा। हाँ, कभी आप मुझे बहुत फोर्स करें और अपने चैनल पे कभी मुझे बुलवाएं तो शायद मैं आपके हिसाब से आपकी बात बोल दूं, लेकिन जब मेरे हाथ में कुछ बातें हैं जो मैं कंट्रोल कर सकता हूं तो मैं उनको अपने अकॉर्डिंग ही करना पसंद करूंगा। तो मेरी अपनी राय ये है कि सिर्फ एक पेपर होना चाहिए और वो भी सिर्फ सब्जेक्ट का होना चाहिए जिसमें आपके सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से टेस्ट किया जाए। ठीक है, मतलब प्रीलियम्स हो फिर मेंस हो इस बात का कोई महत्व नहीं है। प्रीलियम्स हो, मेंस हो, फिर इंटरव्यू, इस बात का तो बिल्कुल भी महत्व नहीं है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहले तो 4-5 पॉइंट हैं हमारे पास क्वेश्चंस में, ये मोबाइल में हैं। अब व्हाट्सएप पे हमको एक लिस्ट बना के दी गई है हमारी टीम वालों ने, तो मैं वही आपको उन्हीं के जवाब आपको देना चाहूँगा। देखिए, जैसे हमारी टीम वाले ने, ये पहला क्वेश्चन तो हमारे कोचिंग के रिगार्डिंग पूछा गया है कि सर आपका फेसबुक में, ये यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे हमने नोटिस पढ़ा, नोटिस में लिखा गया था कि आपका बैच जो है वो आखिरी तारीख उसमें एडमिशन की 15 अप्रैल है। जी हाँ, हमारे पास जो पुराना बैच चल रहा है वो सिर्फ 15 अप्रैल तक हमारे पास है। उसके बाद हम उसमें आपको एडमिशन नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि फिर अगर आप जुड़ भी गए तो आप उतनी ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो फिर उन बच्चों का क्या होगा जो 15 तारीख के बाद जुड़ना चाहते हैं, तो वो हमारे नए बैच से जुड़ेंगे जो 2025 में स्टार्ट हुआ है। पुराने बैच में सिलेबस बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब सिलेबस ख़त्म होने को ही आया है, तो इसलिए उस बैच में ये एंड है बस। जिसने एडमिशन लेना है, जिसको लगता है कि 2025 में उसको लेक्चरर का एग्ज़ाम देना है तो उसको तैयारी करनी है, तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। 15 तारीख लास्ट डेट है, उसमें एडमिशन हो भी गए हैं शायद कुछ, अब देखना है, अभी तो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। और उसमें सीट्स भी लिमिटेड रखी है हमने। ठीक है, बहुत कम सीट्स हैं, उतने उतने ही लेंगे हम, उसके बाद नहीं लेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपकी क्लासेस यूट्यूब पे भी हमको मिलेंगी। देखिए, अभी तो हमारा कुछ ऐसा प्लान नहीं है कि हम यूट्यूब पे इसको ऑनलाइन कर देंगे, लेकिन भविष्य में अभी कुछ कह नहीं सकते कि हम इसको सबके लिए ओपन कर दें। लेकिन जहाँ तक है नहीं करेंगे हम टीचमेंट के अंदर, हमारी जो ऐप है टीचमेंट पे, वहाँ पर हम इसको क्लासेस को पढ़ाते हैं। फिर है सर फीस थोड़ा कम नहीं हो सकती, फीस ज़्यादा है। क्यों नहीं हो सकती, हम मुफ्त में पढ़ाने वालों में से हैं भाई। हम जिन लोग की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो हमें लगता है कि हाँ इन लोगों को मौका मिलना चाहिए, जो बुद्धिमान हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हम उनसे तो फीस भी नहीं लेते हैं। कुछ हद तक फीस लेते हैं और वो बहुत मामूली फीस है। अगर आप देखिए, सिलेबस जो है हमारा 12 महीने का है। वैसे तो 12 से 12 महीने के बाद भी आप लोग हमसे जुड़े ही रहेंगे, लेकिन 12 महीने के सिलेबस के हिसाब से जो हमारी फ़ीस निर्धारित हमने की है उसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपकी बहुत मामूली रकम आएगी पर मंथ की। ठीक है, पर मंथ के हिसाब से। और अगर आप फिज़िकल कोचिंग कहीं जाते हैं तो वहाँ की तो फ़ीस आपको देनी पड़ती है, प्लस जाने आने का आपका जो खर्चा लगता है, दूसरे शहर में रहने का खर्चा लगता है, उन सब से आप बच जाएंगे।
तो इसीलिए ऑनलाइन कोचिंग में ये थोड़ा सा आपको फ़ायदा है, और हमारी बहुत मामूली फ़ीस है। एक अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं भी आप ज्वाइन करें, मेरे हिसाब से तो 40-50 हज़ार रुपये से नीचे कोई आपको पढ़ाएगा नहीं। कोई ढंग का कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर आप बड़े अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करें, 30,000 से 50,000 तक आप उनकी फ़ीस मान के चलिए। हमारी तो फ़ीस उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो और हमारे पास बच्चे मिल जाते हैं, हमको बच्चे हमारे पास जुड़ते रहते हैं, तो हमको लगता है कि हम इस मामले में थोड़े अच्छे हैं, इस मामले में अच्छे हैं। फिर आया है, अच्छा ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि अगर 200 मार्क्स के पेपर में प्री निकाल कर बायो में 160-170 नंबर लाने वाला सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं है तो फिर कौन है? मतलब इनका सार मैं बता देता हूँ। ये भाई साहब जो हैं, इन्होंने हमसे पूछा है कि सपोज़ एग्ज़ाम हुआ प्री में निकल गया कोई, प्री में निकालने के बाद वो मेंस भी देगा, मेंस में उसके 160-170 नंबर आ जाते हैं, तो वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं है तो कौन है? मतलब वो तो बहुत अच्छा टीचर हुआ इनकी नज़रों में। ये कह रहे हैं कि वो बहुत बढ़िया है क्योंकि उसने प्री भी निकाला है, प्री में उसने कई सारी चीज़ें पढ़ी हैं, और उसने मेंस में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उसकी बायोलॉजी तो बहुत अच्छी है ही है, साथ में उसके और सब्जेक्ट भी अच्छे हैं। तो सरकार को तो बहुत फ़ायदा है इस चीज़ का कि उसको एक ऐसा टीचर मिल रहा है जो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, अपने सब्जेक्ट में भी तगड़ा है और एक्स्ट्रा चीज़ों में भी तगड़ा है। देखिए, बात ये नहीं है, आप बात को ना दूसरी दिशा में मोड़ रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्बिंग है। मतलब ये इस तरीके के जो तर्क होते हैं वो हमेशा सही नहीं होते हैं। प्री क्या है? एक तरीके का फिल्टर है। आप फिल्टर कर रहे हैं, आप छान ले रहे हैं, ठीक है? कंकड़ पत्थर जो आपको लग रहा है उसको आप फेंक दे रहे हैं, और जो नीचे बारीक आपके पास छान के जो मिल रहा है उसको फिर आप आगे उसको गूंथ के आटा बना के उसका रोटी बना रहे हैं। यही मतलब यही तो है प्री और मेंस का, और क्या है? होता क्या है ना, देखिए अब मैं थोड़ा सा अपना ही एग्जांपल दे देता हूँ, राइट? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो सब्जेक्ट हैं, जैसे पेडागोजी हो गया या जीके हो गया या अन्य जो हिस्ट्री वगैरह होती है, ये मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप लोग के कंपैरिजन में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है? अगर आप किसी पेपर में बैठे हैं, हम और आप उस पेपर में मान लो 100 में से 50 मार्क्स लेके आए, उसी पेपर में मैं 10 मार्क्स लेके आऊँगा या 5 मार्क्स लेके आऊँगा, ठीक है? तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि मुझे उस चीज़ का ज्ञान नहीं है जो मैंने पढ़ा नहीं था। समझ रहे हैं आप? ठीक है? तो जैसे ही प्री आप लेते हैं, प्रीलिम्स, तो मेरे जैसे बहुत से लोग पहले ही आपके कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। अब जो बचे झटके आते हैं बचे हुए, समझ में आया? वो कंपटीशन फिर उन्हीं के बीच में रह जाता है। अब वो 160 नंबर लाएं या 200 मार्क्स लाएं, ये बात ही वेस्ट हो जाती है, क्योंकि फिर वो उन लोगों से उनका कंपटीशन नहीं होता है जो लोग थोड़ा सब्जेक्ट पे शायद ज़्यादा अच्छा कमांड रखते हैं। जैसे मुझे लगता है कि मेरा सब्जेक्ट थोड़ा ठीक ठाक है, मान लीजिए अगर आपका मेरा कंपटीशन डायरेक्ट हो जाए बायोलॉजी में, तो हो सकता है मैं आप पे भारी पड़ जाऊंगा, हो सकता है, ठीक है? ऐसा होगा नहीं, आप लोग भी बहुत होशियार लोग हैं, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी हम मान के चल रहे हैं कि हो सकता है मैं आप पे भारी पड़ जाऊं। और ऐसे ही मेरे जैसे 1,000 लोग ऐसे होंगे जिनके सब्जेक्ट बहुत तगड़े हैं, तो वो अपने अपने सब्जेक्ट्स के माहिर उस्ताद हैं। अब आपने क्या किया? आपने उनको दूर रखने के लिए एक चाल चली, एक षड्यंत्र चला कि नहीं जी, प्रीलिम्स करा दो, ये अपने आप ही साइड हो जाएंगे। अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं होशियार बच्चों में से जो वाकई में प्रीलिम्स को पढ़ लेते हैं कि प्रीलिम्स ही तो है, चलो इसके लिए भी पढ़ लेते हैं, इसको भी निकाल लेंगे और आगे मेंस भी दे देंगे। लेकिन कुछ मेरे जैसे भी होते हैं जिनको पेडागोजी और ये सब पढ़ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है पढ़ना को, दुनिया की कोई ताकत मुझे फोर्स नहीं कर सकती कि पढ़ो। तो जब मेरे जैसे लोगों को पसंद ही नहीं है पढ़ना, तो फिर हम आपकी गिनती में कभी खड़े ही नहीं हो पाए। हम तो उस कंपटीशन में भाग ही नहीं ले पाए जिस कंपटीशन में आपने ऐसे मानक रख दिए हैं कि जहाँ सब्जेक्ट से पहले आप दूसरी चीज़ों को डिसाइड कर रहे हैं। तो इसको इस एंगल से सोचना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। आप ओपन फील्ड रखिए ना। और वैसे भी मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, देखिए
प्रीलिम्स का सहारा आपको चाहिए क्यों? अगर आपका सब्जेक्ट वाकई में मजबूत है तो आपको तो और ज़्यादा खुश होना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। तो ये उटपटांग बातें ना मोस्टली कौन कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। मोस्टली वो कोचिंग सेंटर्स कर रहे हैं जो प्रीलिम्स की पढ़ाई करवाते हैं। उनकी दुकानें रातों रात ठप होने की कगार पे आ गई हैं। ठीक है, पहले उन्होंने क्या किया, सिलेबस बेचा अपना, प्रीलिम्स के नाम पे तैयारी कराई, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, दुकान कहना शायद सही शब्द नहीं है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि प्रीलिम्स की वकालत मोस्टली वही कोचिंग सेंटर्स कर रहे हैं जो प्रीलिम्स पढ़ाते हैं, क्योंकि उनके पास जो स्टूडेंट्स की भीड़ रहती है वो प्रीलिम्स वालों की ही रहती है। राइट। अब अचानक से अगर सरकार कह दे कि प्रीलिम्स नहीं होगा तो रातों रात तो उनकी दुकानों पे तो ताला लगेगा ना, उनकी तो धंधे पे बिल्कुल लात पड़ेगी पेट पे उनके। वो भी क्या करेंगे, वो भी तो कमाने ही बैठे हैं, आप सोचिए। तो वो इस बात का पुरजोर विरोध करेंगे कि प्रीलिम्स विरोध करेंगे कि प्रीलिम्स को हटाया जा रहा है। इसका बिल्कुल विरोधी रहेंगे। और क्योंकि जब भी कोई बच्चा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ता है तो वो अक्सर वही भाषा बोलता है जो उसके गुरु बोलते हैं। मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ूंगा तो मेरी जो लॉयल्टी होगी वो मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रति होगी, और वही बच्चे इंटरनेट में आपको मिल जाएंगे इस तरीके की बातें करते हुए। ठीक है, तो लॉयल्टी भी अच्छी चीज़ है, होना चाहिए। लेकिन हम शुरू से ही फ्रॉम द डे वन, आज से नहीं कई टाइम पहले से जब प्री था तब भी हम इस बात की वकालत करते थे कि आपको सिर्फ अपना सब्जेक्ट मजबूत करना है। अगर आपको एक अच्छा बायोलॉजिस्ट बनना है, एक अच्छा टीचर बनना है, तो आपको सब्जेक्ट अच्छा करना है। देखिए, कंपटीशन निकालना और सब्जेक्ट को पढ़ाना, सब्जेक्ट का ज्ञान होना, ये थोड़ा अलग बातें हैं। आप कंपटीशन नहीं निकाल पाए किसी कारण से, आप कंपटीशन नहीं निकाल पाए किसी कारण से, मे बी कोई भी रीज़न हो सकता है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि आपका सब्जेक्ट ख़राब है। आपका सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डीप, बहुत ज़्यादा इंटेंस है। ठीक है, बहुत अच्छी नॉलेज है आपको अपने सब्जेक्ट की, लेकिन फिर भी किसी वजह से आप कंपटीशन नहीं निकाल पाते। कोई दूसरा कंपटीशन निकाल जाता है जो बिल्कुल रातों रात रट्टा मार के फैक्ट्स रट के आया है, पुराने उसने पेपर देखे हैं, उसको पता है कि ये क्वेश्चन आएंगे, फटाफट टिक मार के आया, निकल गया, टीचर बन गया। गंभीरता नहीं आएगी ना, गंभीरता नहीं आएगी सब्जेक्ट में। कल को जब आप पढ़ाएंगे, 12th के बच्चे जो होते हैं वो मामूली बच्चे तो होते नहीं हैं। मामूली बच्चे अगर होते तो फिर वो उनका मैच्योरिटी लेवल थोड़ा अलग होता। 12th का बच्चा सीधे इसके बाद कॉलेज में जाता है, मैच्योर होता है, टोटल मैच्योर होता है। अब वो जब पढ़ने लिखने वाला होगा, वो जब आपसे क्लास में सवाल पूछेगा ना, तो आप फिर कहीं ना कहीं फंस जाएंगे अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा नहीं होगा। और अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा होगा तो बच्चा आपसे खुद ही मोटिवेट हो जाएगा। आपसे इतना ज़्यादा इंस्पायर होगा बच्चा, इतना ज़्यादा मोटिवेटेड होगा कि उसको, उसके लिए आप भगवान जैसे बन जाएंगे। तो टीचर का बेसिकली कर्तव्य यही है कि उसको बच्चे में ना इंड्यूस करना है पढ़ाई को। उसको पढ़ाना नहीं है, उसमें पढ़ाई की जो पढ़ाई के प्रति प्रेम है उसको पैदा करना है। इंडक्शन बोलते हैं इसको। तो यही है। दूसरा आपका इसी में एक क्वेश्चन, अभी मैं और सवाल पढ़ रहा था, इसमें आपने पूछा है कि अगर ऐसी बात है तो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में सब्जेक्ट एक्सपर्ट कैसे मिल जा रहे हैं? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम कराती है, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट भी गलत है? फिर उटपटांग लॉजिक है, फिर बिल्कुल उल्टा लॉजिक है कि वो ऐसा है तो हम ऐसे क्यों नहीं, ये ऐसा है तो हम ऐसा क्यों नहीं। है क्या ना, आपको प्रीलिम्स की वकालत करनी है, आपको प्रीलिम्स की वकालत में वो सारे पॉइंट्स आपको दिखेंगे। ठीक है, उन सबको लपेट के आप इस तरीके से परोसेंगे कि आप ही अच्छे नजर आए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपकी फिर बात काटूंगा। केवी की तैयारी, कोई जैसे केवी की, अब जैसे आप हैं, क्या आप लेक्चरर की तैयारी करना पसंद करेंगे या सिर्फ केवी की तैयारी करना पसंद करेंगे? आप खुद बताइए, केवी में कौन जाता है या नवोदय में कौन जाता है, कौन लोग जाते हैं, बताइए। आप खुद सोचिए। आपने क्या बचपन से आपकी इच्छा थी कि मैं केंद्रीय विद्यालय का टीचर बनूंगा, या आपकी ये इच्छा रही कि नहीं मैं गवर्नमेंट स्कूल में लेक्चरर बनूंगा, प्रोफेसर बनूंगा? जिन लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाता है लेक्चरर में, ठीक है, जिनके 1-2 मार्क्स से छूट गए या कुछ मार्क्स से छूट गए, तो वो खाली तो बैठते हैं नहीं, वो फॉर्म भरते हैं, दूसरे फॉर्म्स भी भरते हैं।
तो उन फॉर्म्स में केवी के भी फॉर्म्स आते हैं, नवोदय के भी फॉर्म्स आते हैं, तो वो लोग जाते हैं। समझ में आया? जिसको आप छान के पहले ही हटा दे रहे हैं, तो वो लोग फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करेंगे ना अपने परिवार को पालने के लिए। और ऐसा तो है नहीं कि उनमें कोई ज्ञान की कमी होती है। मैं बोल रहा हूँ आपसे कि किसी के मान लो 100 में से 50 मार्क्स आए, वो एग्ज़ाम पास कर गया, टीचर बन गया। किसी के 40 मार्क्स आए, वो भी टीचर बन गया। तो मैं इस बात को आप बिल्कुल ये मत समझिए कि 40 मार्क्स वाला कम बुद्धिमान है या 50 मार्क्स वाला ज़्यादा बुद्धिमान है, जब तक बहुत ज़्यादा डिफरेंस अंतर ना हो। हाँ भाई, किसी के 80 आ रहे हैं और दूसरे के 40 आ रहे हैं तो बात अलग है। ये 5 मार्क्स से 8-10 मार्क्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो ये होता है कि उस मोमेंट पे क्वेश्चन उसको आता था और दूसरे को नहीं आया, या किसी कारण से उसके दिमाग से निकल गया। ठीक है, बहुत सारा प्रेशर होता है पेपर देने वालों के दिमाग में। जिनकी उम्र 35-40 साल है, जो पेपर देने बैठ रहे हैं ना, उनकी पूरी ज़िंदगी का प्रेशर इस पेन की नोक पे होता है। और जब वो पेन भर रहे होते हैं, उनके हाथ भी कांप रहे होते हैं कि मेरा क्या होगा। अभी आप बहुत यंग हैं, 23-24 साल के हैं, तो आप शायद वो प्रेशर फील ना कर पाएँ, लेकिन जो थोड़ा लेटर एजेस में हैं और वो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि प्रेशर क्या होता है। जीने का प्रेशर, बच्चे पालने का प्रेशर, समाज में एक अपना स्थान बनाने का प्रेशर। ठीक है, और अगर वो किसी कारण से चूक गए, कहीं कोई भी कारण का चूक गए, तो फिर समाज उनके साथ क्या किस तरीके का ट्रीटमेंट करता है ये आपको पता ही है। किसी को पूछता है समाज? तो आपको अपनी जगह बनानी होती है समाज में, चाहे छोटी बनाए चाहे बड़ी बनाए। तो अब कोई एग्ज़ाम में कहीं सेलेक्ट नहीं हुआ तो वो कहीं ना कहीं तो जॉब करेगा ही ना। अब जैसे हमारी एक स्टूडेंट है, कल परसों मैंने एक वीडियो भी बनाया था, गीता। तो उनका प्राइवेट कहीं स्कूल में सिलेक्शन हुआ है। प्राइवेट स्कूल में भी सिलेक्शन मामूली बात है नहीं। ठीक है, 25 हज़ार समथिंग की उनकी सैलरी है, जॉब कर रही हैं, तो एटलीस्ट वो सिक्योर हैं। अब बस उनका काम बोलेगा। प्राइवेट जॉब में बस आपको थोड़ा सा ये दिक्कत रहती है कि जॉब सिक्योरिटी की चिंता रहती है कि, लेकिन मैंने कई ऐसे प्राइवेट स्कूल में भी टीचर्स देखे हैं जो 20-25 साल से एक ही स्कूल पे टीचर हैं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ सेटल्ड हो चुके हैं और उनका बड़ा सम्मान है समाज में, बड़ा रुतबा है। सरकारी स्कूल में जो टीचर होते हैं उनसे ज़्यादा रुतबा प्राइवेट स्कूल के टीचर्स का हमने देखा है अपने ही समाज में, अपने ही शहर में। नहीं समझे? तो आपके जो प्रश्न हैं ना, वो बिल्कुल कुतर्क वाले हैं और उनका जवाब कब तक दिया जाए आप खुद ही सोचिए। और अगर आप लोग को ये लगता है कि प्री होना चाहिए, प्री भी होना चाहिए, तो वो प्री होना चाहिए आप इसलिए कह रहे हैं ताकि दूसरे का सिलेक्शन ना हो। प्री होना चाहिए मेरा भी सिलेक्शन हो जाए, ये नियत नहीं है। अगर आपकी ऐसी नियत होती कि मेरा ही सिलेक्शन हो तो आपको लगता चलो अच्छा है, प्री हट गया, मेंस होगा, एक ही पेपर होगा, मैं तैयारी अच्छी करूँगा, अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ूंगा। ठीक है, चिढ़ इस बात की है कि अरे प्री हटा दिया, अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, अब हम पास कैसे होंगे, अब हम तो सब्जेक्ट में थोड़े कमज़ोर हैं और हमारा तो ये सब्जेक्ट अच्छा है पेडागोजी वगैरह, इसको पढ़ पढ़ के हम निकल जा रहे थे। तो ये जो एटीट्यूड है ये थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। बदल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे 15 दिन की बात है, 15 दिन आप पढ़ाई कर लेना, 15 दिन, जस्ट 15 डेज, आपका टेम्परामेंट चेंज हो जाएगा। अगर आप सब्जेक्ट सिर्फ 15 दिन पढ़ने लग जाएं और ये सोच के रहें कि मुझे बस अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप पूरी ज़िंदगी आपकी पलट जाएगी। ठीक है, जैसे हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें शुरू के जो 15 से 20 हमारे पास टॉपिक हैं जिसमें हम पढ़ाते हैं बहुत तगड़ा, उसमें जो बायोलॉजी के कोर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करता है, शुरू की 15 से 20 क्लासेस भी अगर आप लोग वो अटेंड करें तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी बायोलॉजी 80% तगड़ी हो जाएगी। मैं आपको ये कह रहा हूँ। ठीक है, तगड़ी होने वाली बात, बाकी फैक्चुअल नॉलेज और ये वो तो सब धीरे धीरे करके ही बनता है। सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बायोलॉजी तगड़े होने की। और जिन बच्चों ने हमारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट जो हैं बहुत सारे, करीब हमारे पास अभी इस बार कितने होंगे, 50 या 60 स्टूडेंट्स होंगे हमारे पास ओवरऑल ये 2025 के लिए। ठीक है, इन 50-60 स्टूडेंट्स से कभी आप लोग मिलें और पूछें कि आपको कि हमारी सर ये वैभव सर की क्लासेस जो हैं इससे क्या फ़र्क मिला। कहीं पूछिए, कोई पढ़ता हो हमसे, उससे आप पूछिए कि क्या फ़र्क महसूस हुआ उसको अपनी लाइफ में, वो खुद ही बता देगा।
तो शुरू की जो हमारी क्लासेस हैं वो बिल्कुल नींव की तरह हैं। वो आपको सब्जेक्ट्स के प्रति प्रेम करना सिखाएंगी। उसके बाद आप खुद ही पढ़ेंगे, उसके बाद आप इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। 1 घंटा लेट हो जाऊँ मैं, या एक थोड़ा सा 2 घंटा लेट हो जाऊँ क्लासेस के लिए, तो फटफट फटफट हमारे पास व्हाट्सएप में मैसेज आ जाता है कि सर आज क्लास नहीं हुई। तो मुझे बड़ी खुशी होती है। क्यों खुशी होती है पता है? बच्चों को इंतज़ार है क्लासेस का। कम बड़ी बात है, मैं तो लाइव भी नहीं हूँ ना उनके सामने, प्रत्यक्ष रूप से भी नहीं खड़ा हूँ। ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ना, मेरी ऑनलाइन वो शक्ल देखते हैं ना वीडियो हमारा कुछ देखते हैं। ऑनलाइन खाली उनके सामने एक स्क्रीन होती है, स्क्रीन पे मैं पढ़ा रहा होता हूँ और खाली मेरी आवाज़ सुनते हैं। इसके बावजूद भी जो दूर, बहुत दूर बैठा है कहीं गाँव में, उसको भी मेरी क्लास का इंतज़ार है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा सुकून भरी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो यही सब प्रश्न थे, और प्रीलिम्स और मेंस की बहस से अब मुझे लगता है कि आप लोग को भी ऊपर उठने की ज़रूरत है। अब अगर मेंस हो रहा है तो उसकी तैयारी करिए प्लीज़। जो प्रीलिम्स निकाल सकते थे वो मेंस भी निकाल ही सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। और अगर आपको पेडागोजी पढ़नी है तो अलग से पढ़ लीजिए, वैसे पढ़ लीजिए एज ए इंटरेस्ट। क्यों चाहते हैं कि उसका कंपटीशन हो, उसको भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट सम्मिलित किया जाए आपके सिलेबस में? आप ऐसा क्यों चाहते हैं? मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, ठीक है। आप इसलिए चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन ना हो, कि मैं इसके ऊपर इसकी छाती पे पैर रख के चढ़ के छलांग मार लूँ, तो बात अलग है। अगर आप ये चाहते हैं कि फेयर कंपटीशन हो, तो फेयर कंपटीशन के लिए सब्जेक्ट को ही टेस्ट करिए, और तभी आपको अच्छे टीचर्स भी तो मिलेंगे। आप खुद सोचिए ना, अगर आपको एक सब्जेक्ट में बहुत धुआंधार टीचर चाहिए, ज़बरदस्त टीचर, ठीक है, तो आपको क्या है, उसका सब्जेक्ट टेस्ट करना होगा। जैसे एक स्टूडेंट ने हमारे यूट्यूब में ही पूछा था, सर नीट का भी तो पेपर होता है मेडिकल का। मैंने नीट के बच्चे, अपनी पूरी ज़िंदगी नीट के बच्चे पढ़ाए हैं, कितने डॉक्टर बनाए हैं मैं आपको बता नहीं सकता। अभी भी कहीं किसी बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाऊँ तो वहाँ हमारे स्टूडेंट्स ही डॉक्टर बने हुए दिख जाते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, ठीक है। मैंने बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है। तो नीट के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखिए, जब आप डॉक्टर बनते हैं ना, तो आपका ताल्लुक़ होता है वहाँ मशीन्स से, आपका ताल्लुक़ होता है दवाइयों से। अगर आपको मशीन्स का मैकेनिज़्म समझना है, सॉफ्टवेयर समझना है, किस तरीके से काम करती हैं, ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो आपको फिज़िक्स तो आनी चाहिए। इसीलिए फ़िज़िक्स पूछी जाती है। और दवाइयाँ सारी केमिकल ही तो हैं। एक केमिकल की रिएक्शन दूसरे केमिकल से कैसे हो रही है, तो उसके लिए केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। वैसे भी बायोलॉजी जो है ना, 2 तरीके की बायोलॉजी है, एक फिजियोलॉजी वाली बायोलॉजी और एक माइक्रोबायोलॉजी। इन सब का सार अंत में जाके जो है वो बायोकेमिस्ट्री ही है, कि ये प्रोटीन, ये केमिकल, ये रिएक्शन, ऐसा, ये समझ में आया। तो इसीलिए केमिस्ट्री की समझ होनी बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि मैं केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरी केमिस्ट्री भी अच्छी हो गई बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते। हमने वो केमिस्ट्री की सारी बुक्स पढ़ी जो एक तगड़ा केमिस्ट्री पीएचडी वाला केमिस्ट्री पढ़ता हो, केमिस्ट्री वाला पढ़ता होगा। हमारे पास सारी बुक हैं। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कम से कम 7 या 8 बुक पढ़ी हैं, मॉरिसन एंड बॉयड से लेकर बेहल एंड बेहल से लेकर ए टू जेड। तो जब हमारे पास नॉलेज इन डेप्थ है तो हमको लगा कि हम पढ़ा सकते हैं, तो हमने पढ़ाया, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा आज आपके सामने अपना वीडियो लेके आया हूँ। होप आपको आपके बहुत सारे सवाल के जवाब मिले होंगे। और मैं ये कहूँगा ना, थोड़ा दिल अच्छा रखिए, दिल साफ रखिए, दिल बड़ा रखिए। जब तक आपका दिल बड़ा नहीं होगा तब तक ना आप एक अच्छे इंसान कैसे बनेंगे। और अच्छे इंसान नहीं बनेंगे तो सिलेक्शन भगवान क्यों करेगा आपका? भगवान तो उन्हीं का साथ देगा ना जिनके दिल में सफाई है। भाई, मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरा दिल साफ नहीं था। मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ इस बात से। कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मान लीजिए कई एग्ज़ाम ऐसे होंगे जो हमने भी दिए, नहीं हो पाया। तो उस मोमेंट पे आज मेरा दिल साफ़ है, चोट खाया हुआ हूँ इतने समय से, तो मेरा दिल साफ़ हो गया। मुझे पता है कि ह्यूमैनिटी क्या होती है, ठीक है। लेकिन तब नहीं था, अब है। और हमें किसी ने समझाया नहीं कि भाई जो देते हैं घूम फिर के वही हमारे पास आ जाता है। तो इसीलिए ट्राई टू बी गुड पर्सन फर्स्ट, उसके बाद आप बाकी बातें करिए। तो जितने लोग प्रीलियम्स की वकालत कर रहे हैं, मेरा अंदर से ये मानना है वो वकालत सिर्फ इसलिए हो रही ताकि दूसरा सेलेक्ट ना हो, ताकि दूसरा जो हो सकता है सब्जेक्ट में आपसे तगड़ा हो वो पीछे छूट जाए। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं, बहुत सी लड़कियां हमारी कोचिंग में भी जुड़ी हैं और इधर उधर हम जानते हैं जिनको, जो बायोलॉजी में बिल्कुल तगड़ा होल्ड रखती हैं। आज प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रही हैं 5-5 हज़ार की नौकरी में, ठीक है। छोटे मोटे स्कूल्स में अपने मोहल्ले के अगल बगल पढ़ा रही हैं। और उनको जब कंपटीशन देने का मौका मिलेगा तो सोचिए फिर क्या मज़ा आएगा। तो आप लोग को कहीं उनका तो डर नहीं है ऐसे लोगों का
कि अब ये लोग भी कंपटीशन में आ जाएंगे, डायरेक्ट इनसे होंगे। पहले तो प्रीलिम्स में ये लोग बाहर हो जाते थे, आपका रास्ता साफ हो जाता था। ठीक है, तो ये मेरा अपना वर्जन है। ये गलत भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है, राइट। तो अगर ये गलत है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से। आप लोग को कन्विंस हम कर तो सकते नहीं हैं। बस यही है कि अपने अपने विचार हैं, मैं अपने विचार आपके सामने रख रहा हूँ, ऐसे ही आपके भी विचार हैं। आपको पता है लास्ट वीडियो में मैंने जिनकी बात करी थी, एक बिष्ट जी करके हैं देहरादून में, अब पूरा नाम उन्होंने मना किया था मत बताइएगा। उनके पास पूरी एक फाइल है, और जानते हैं ये लड़ाई उस आदमी ने अकेले लड़ी है। कितने पत्र लिखे, कितने एग्जाम्पल दिए, कितने आरटीआई लगाई, कितनी लोगों की गालियाँ खाई उस आदमी ने, उस लड़के ने। जब ये काम करके दिखा दिया आयोग में, तो आज उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है, और वो खुद नहीं चाहता कि उसका नाम लिया जाए। ठीक है, इतनी मोटी फाइल उनके पास बनी हुई है। वो बता रहे थे पुराने डॉक्यूमेंट्स की किस तरीके से ये प्रीलियम्स के चक्कर में अच्छा टैलेंट पीछे छूट रहा है। तो एक अकेला मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके खिलाफ हैं। तो मैं प्रीलियम्स के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ। मैं किसी भी एग्ज़ाम में प्रीलियम्स के पक्ष में नहीं हूँ। किसी भी एग्ज़ाम में आप बस एक टेस्ट लो, बहुत हो गया तो एक इंटरव्यू ले लो, बहुत हो गया तो। लेकिन प्रीलियम्स भी लो, ये भी लो, वो भी लो। अगर आपने प्रीलियम्स की वकालत करी तो कल को सरकार ऐसा भी नियम ले आएगी कि नहीं, पहले दौड़ करवाओ। जो दौड़ में फर्स्ट आएगा वो प्रीलियम्स देगा, फिर जो प्रीलियम्स में फर्स्ट आएगा वो मेंस देगा, फिर जो मेंस में फर्स्ट आएगा वो इंटरव्यू देगा, और जो इंटरव्यू में फर्स्ट आएगा वो टीचर बनेगा। आपकी ना उम्र निकल जाएगी इन सब चीज़ों में। आप समझ रहे हैं मैं क्या क्या किस ओर इशारा कर रहा हूँ? बहुत ज़्यादा समय तो आप लेके नहीं आए ना धरती पे। 80 से 100 साल जिएंगे, उसमें अगर आपके 40 साल सिर्फ इसी बात पे आपके वेस्ट हो गए तो आपने क्या लाइफ जी? ये धरती का सुख क्या लिया आपने? ये धरती पे आप मनुष्य बन के पैदा हुए हैं। आप समझिए इस बात को, इसकी इम्पोर्टेंस समझिए थोड़ी सी, कि मनुष्य बन के जब आप पैदा हुए हैं ना, तो इस संसार का, इस प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का मज़ा लीजिए। हर चीज़ ऑब्जर्व करिए, इंजॉय करिए। लाइफ इज़ ऑल अबाउट इंजॉयमेंट। और इन कॉम्पिटिशन्स ने हमारी लाइफ को ऐसा नरक बना दिया है, मैं क्या बताऊँ। इसीलिए मेरा जो मुख्य उद्देश्य है पढ़ाने का, वो ये भी है कि आपके भीतर से वो सब्जेक्ट का टेंशन, कंपटीशन का टेंशन हटा दो। आप जब हमारी क्लास पढ़ रहे हैं तो आप वो टेंशन मुक्त हो जा रहे हैं। अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ यार चलो, अब तो हमें आता है, कंपटीशन में देखा जाएगा। फिर आप लाइफ को एंजॉय करेंगे, और जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन आप खुद देख लीजिएगा। जैसे हमारी कोचिंग से कुछ बच्चों का LT में सिलेक्शन हुआ है, तो उनकी लाइफ ही अलग हो गई है। अब वो अलग तरीके से लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं। अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता तो वो लेक्चरर की तैयारी थोड़ा स्ट्रेस में कर रहे होते। अब वो थोड़ा रिलीव्ड है, अब उनको स्ट्रेस वैसा नहीं है। और ऐसी जिनकी नौकरी लगी है वो भी थोड़ा सा रिलीव्ड है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो लेटर अपनी एज में हैं, एक्चुअली जिनकी एज 35 ईयर प्लस है, ठीक है, 35 साल से ऊपर जो भी हैं, और जो ये वीडियो हमारा पूरा देख रहे हैं, तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज लिख के भेजिए। बायोलॉजी की जो तैयारी कर रहे हैं, हम उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। हम फीस में भी उनके लिए डिस्काउंट वगैरह करेंगे, और कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। 35 प्लस जिनकी एज है, ठीक है। हमारा नंबर है 6396007220। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करें। जैसे ही आप मुझे इसमें हेलो लिख के भेजते हैं, एक ऑटोमेटिक मैसेज आपके पास जाता है जो आपसे आपकी डिटेल पूछता है, ठीक है। ये मोबाइल हमारे पास कभी रहता है, कभी नहीं रहता है। जब मेरे पास रहता है तो मैं जवाब दे देता हूँ, जब मेरे पास नहीं रहता है तो हमारी टीम से आपको जवाब मिल जाता है, ठीक है। तो ये प्लीज़ थोड़ा सा आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। और 35 प्लस जिनकी एज है वो बायोलॉजी से अगर लेक्चरर बनना चाहते हैं तो ज़रूर ज़रूर ज़रूर, आपका सबसे पक्का दोस्त, सबसे अच्छा दोस्त मैं ही हूँ अभी आज की डेट में, ठीक है। तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट करिए। थैंक यू, नमस्कार।